साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय के तहत आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं महत्वपूर्ण टॉपिक, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न साथियों प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इस संपूर्ण वीडियो को अवश्य देखिएगा और जो प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं आप इनको तैयार कर लीजिएगा या फिर इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पहला प्रश्न है साथियों, किस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है। ठीक है, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। साथियों 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है ये अत्यंत महत्वपूर्ण था और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। सामाजिक अनुबंध के अनुसार राज्य व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है जो सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त थे। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयास करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। साथियों उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति और इसकी प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित हैं। सामाजिक समझौता का सिद्धांत यानी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और दूसरा है ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। ठीक है साथियों, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और व्यक्ति की अपनी अपनी सीमाएं हैं जो कि समझौते का परिणाम है। यदि इन बाध्यताओं का उल्लंघन हुआ तो राज्य नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह सिद्धांत साथियों राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है। तीसरा प्रश्न है, किसने सामाजिक संविदा की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? तो ये की थी सर हेनरी मैन ने। ठीक है, सर हेनरी मैन साथियों पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं। ओके, तो इन्होंने इस प्रकार की आलोचना की थी संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में। चौथा प्रश्न है, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में लोगों ने लेवियाथन को सौंपे थे, तो लगभग सभी अधिकार सौंपे थे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो अच्छा प्रश्न है, हीगल और मार्क्स। ठीक है, इसके बाद छठा प्रश्न है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार किसके निकट थे? तो साथियों इस प्रश्न को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गांधी जी के विचार दार्शनिक अराजकतावाद के नजदीक थे। ठीक है, यानी गांधी जी स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहा करते थे। ओके, सातवां प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन किस प्रकार का था? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में साथियों मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। ठीक है, आठवां प्रश्न है साथियों, राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो इसका आंसर होगा आदर्शवादियों का। ठीक है, तो आदर्शवादियों ने राज्य का जो स्वरूप है, ठीक है, तो उसको स्वाभाविक बताया है। नवां प्रश्न है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आदर्शवादी। ठीक है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह आदर्शवादियों के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। 10वां प्रश्न है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? यह इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये जेलिनेक ने कहा था। ठीक है, ये जेलिनेक का कथन है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। 11वां प्रश्न है साथियों, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। ठीक है, और लॉक ने जो 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे तो मैंने आपको बताया है, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। तो LLP से आप इसको ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है
स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई है। स्पेंसर आगे कहते हैं साथियों कि यद्यपि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है, इसलिए यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह सरकार की उपेक्षा करे या उसके साथ संबंध त्याग दे या उसकी रक्षा प्राप्त करने से इनकार कर दे। इसके बाद साथियों 13वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जेम्स प्रथम ने। और जेम्स प्रथम की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, ठीक है। और दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है साथियों, यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। 14वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? यह काफी इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो ये सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के विरोध या प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। ओके। इसके बाद 15वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। तो ये मैकाइवर का कथन है, ये काफी इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है। रक्त संबंध समाज को और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। 16वां प्रश्न है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया? तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये है जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक को साथियों उदारवाद का जनक और सीमित प्रभुसत्ता का प्रणेता कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ साथियों वैधानिक राज्य का विचार, ये लॉक की एक बहुत बड़ी देन है, ठीक है। और जॉन लॉक की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, यानी शासन पर 2 निबंध, ठीक है, 1690 की ये पुस्तक है। इसके बाद साथियों 17वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है, ठीक है। तो यहां पर से हो जाएगा, ठीक है। 18वां प्रश्न है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है, ठीक है। जो हॉब्स के अनुसार जो मनुष्यों के बीच जो सामाजिक समझौता हुआ, उसमें शासक एक पक्ष के रूप में नहीं है साथियों, ठीक है। साथियों हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने पारस्परिक समझौता किया और इस समझौते के अंतर्गत अपनी संपूर्ण शक्तियां और अधिकार लेवियाथन को समर्पित कर दिए, जो कि समझौते का पक्ष नहीं था। इसलिए सामाजिक समझौता शासक और लोगों के मध्य न होकर के मनुष्यों और मनुष्यों के बीच हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप निरंकुश संप्रभु यानी लेवियाथन का जन्म होता है। इसके बाद साथियों जॉन लॉक ने समर्थन किया शानदार क्रांति का, ठीक है। साथियों इंग्लैंड में सन 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई, जिसे शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्रांति की विशेषता यह है कि बिना युद्ध के ही सत्ता परिवर्तन हो गया और लॉक ने इस क्रांति का समर्थन किया था। इसके बाद साथियों 20वां प्रश्न है, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो ये लेनिन ने कहा था साथियों लेनिन की जो रचना है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917, तो इस रचना में संशोधनवादियों के विचारों का तीव्र विरोध किया गया है, जिसमें वे मार्क्स की हिंसात्मक क्रांति के स्थान पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं। हालांकि वे अपने विचारों को मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुरूप ही बताते हैं, लेकिन संशोधनवादियों के इस प्रयास का विरोध करते हुए लेनिन ने स्पष्ट किया है कि हिंसात्मक क्रांति के पश्चात सर्वहारा ही तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। इसके बाद साथियों 21वां प्रश्न है, कौन सा कथन मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य शोषण का साधन है, राज्य शोषण का एक साधन है। इसके बाद साथियों 22वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ राजनीतिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार मात्र का विस्तार है। तो ये कथन है साथियों गार्नर का, ठीक है। 23वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है? तो हेनरी मैन के नाम से, ठीक है। हेनरी मैन इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं। 24वां प्रश्न है, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो जॉन लॉक।
25वां प्रश्न है आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। साथियों, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। और टी.एच. ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयां अज्ञानता, गरीबी, नशाखोरी के उन्मूलन पर जोर दिया और एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया था। साथियों, लॉर्ड वेवरिज की जो रिपोर्ट है 1943 की, तो उस रिपोर्ट को भी ये श्रेय मिलना चाहिए, जिसने 5 बड़ी जो बुराइयां हैं, बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय अभाव, इनके उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की। और एटली की जो श्रम सरकार है उसने इस रिपोर्ट को लागू किया, इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर होने का श्रेय जाता है। तो इस प्रकार 26वां प्रश्न है इंग्लैंड लॉर्ड वेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था कल्याणकारी राज्य की। 27वां प्रश्न है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की पुष्टि की गई है तो केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा, ठीक है। 28वां प्रश्न है राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा साम्यवाद। साथियों, मार्क्सवाद के अनुसार समाजवाद की अंतिम अवस्था यानी साम्यवाद में वर्ग नहीं होंगे एवं राज्य नहीं होगा और इस कारण द्वंद्ववाद का नियम लागू होने से रुक जाएगा। इस अवस्था में प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार राज्य के लुप्त हो जाने का विचार साम्यवाद से संबंधित है। 29वां प्रश्न है साथियों, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। ये किसका कथन है? तो ये कथन है साथियों लेनिन का कथन। काफी इंपॉर्टेंट ये कथन है। और साथियों, सोवियत समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के पश्चात लेनिन इसे केंद्र बनाकर पूरे विश्व में सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन को फैलाना चाहता था। तो ये कथन इसी संदर्भ में है। 30वां प्रश्न है सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हॉबहाउस का। इंपॉर्टेंट कथन है, हॉबहाउस का ही कथन है, ठीक है। इसके बाद 31वां प्रश्न है राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। यह कथन संबंधित है मैकाइवर से, ठीक है। ये मैकाइवर का कथन है, काफी इंपॉर्टेंट ये कथन है। साथियों, मैकाइवर ने कहा था कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। राज्य के कार्यों का संचालन एक संविधान के तहत होता है और राज्य उस संविधान के तहत ही कार्य को संपन्न करता है। इस प्रकार राज्य विधि का शिशु है और दूसरी तरफ संविधान का निर्माण राज्य ही करता है। इस प्रकार राज्य विधि का जनक भी है। इसके बाद साथियों, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो ये था रिचर्ड हुकर, ठीक है। और इन्होंने समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी में किया। और आप जानते हैं समझौता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या हॉब्स, लॉक और रूसो ने की थी। इसके बाद 33वां प्रश्न है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कौन हैं? तो ये हैं कार्ल जे पॉपर, ठीक है। साथियों, कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज 1945 में सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 34वां प्रश्न है किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? तो हीगल ने। 35वां प्रश्न है सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? तो ये किया था साथियों स्टालिन ने। और साथियों, सर्वप्रथम एक देश में समाजवाद का नारा देकर स्टालिन ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया और उनकी महत्वपूर्ण कृति प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म है। इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इसके बाद साथियों 36वां प्रश्न है समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? तो समाजवादी राज्य को एक अच्छी संस्था मानते हैं, ठीक है। समाजवादी राज्य को एक अच्छी संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। साथियों, मार्क्सवाद के पश्चात जितनी समाजवादी विचारधाराएं अस्तित्व में आई हैं वे सभी सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण में राज्य की भूमिका को आवश्यक मानती हैं और यहाँ तक कि मार्क्स ने भी साम्यवादी व्यवस्था के पूर्व एक संक्रमणकालीन व्यवस्था यानी समाजवाद में विश्वास करते हुए राज्य की भूमिका को स्पष्ट किया है। इसके बाद 37वां प्रश्न है साथियों लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है लॉस्की का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 38वां प्रश्न है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। तो मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था जॉन लॉक के अनुसार।
इसके बाद 39वां प्रश्न, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया? तो ये लॉक ने किया था। 40वां प्रश्न, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो ये लॉक का नाम जुड़ा है। ठीक है। 41वां प्रश्न, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? तो ये लेनिन ने किया था। ठीक है। और अपनी इनकी जो पुस्तक थी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें इन्होंने श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत का सुपरिष्कृत रूप है उसको प्रस्तुत किया है। साथियों 42वां प्रश्न है, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो मार्क्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 43वां प्रश्न है, यह उक्ति की राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिरचना है, किससे संबंधित है? तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसके बाद 44वां प्रश्न है साथियों, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के, यहां पे के होगा, सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है साथियों विकासवादी या ऐतिहासिक जो सिद्धांत है इससे संबंधित। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है और यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत भी है साथियों। और यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय में नहीं हुई, बल्कि यह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की उत्पत्ति इस सिद्धांत ने किस रूप में बताई? एक क्रमिक विकास के परिणाम के रूप में बताई। ठीक है। और साथियों जितने भी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं सभी काल्पनिक सिद्धांत हैं। सिर्फ विकासवादी ऐतिहासिक जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है इसको छोड़ करके बाकी सभी काल्पनिक सिद्धांत हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद साथियों 45वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है तो विकासवादी सिद्धांत। ठीक है। 46वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? बाकी सभी सिद्धांत काल्पनिक है, लेकिन ऐतिहासिक सिद्धांत ये काल्पनिक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको वैज्ञानिक सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, और इस सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचार है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। 47वां प्रश्न है साथियों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया गया था हेनरी मैन के द्वारा। ठीक है साथियों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत का उल्लेख मिलता है, उनमें से राज्य का ऐतिहासिक सिद्धांत भी एक है और इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हेनरी मैन है। सर हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों की एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। 48वां प्रश्न है, किसने कहा भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया के सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स का कहना है कि उत्पादन की शैली तथा अस्तित्व के भौतिक साधनों पर ही सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया निर्भर है। नई आवश्यकताओं के दबाव के कारण उत्पादन के साधन परिवर्तित होते हैं और उसी के साथ समाज में भी परिवर्तन होता है। इसके बाद साथियों 49वां प्रश्न है, किस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? तो शक्ति सिद्धांत। ठीक है, इसीलिए इस सिद्धांत को बल का सिद्धांत या युद्ध का सिद्धांत भी कहते हैं। 50वां प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है? तो ये एक मानवकृत संस्था है। ठीक है। 51वां प्रश्न है, मार्क्सवाद के व्यावहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो ये लेनिन ने दिया है। ठीक है। 52वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर का नाम। ठीक है साथियों, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम राज्य की उत्पत्ति के सावयवी जो सिद्धांत है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि हॉब्स, लॉक, रूसो ये राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत जो है इससे इनका नाम जुड़ा है। ठीक है। 53वां प्रश्न है साथियों, सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। ठीक है। 54वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है? तो ये है साथियों सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। ठीक है साथियों, उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सब मनुष्यों या उनके समूह ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए बनाया है और ये विचार राज्य के यांत्रिक सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत साथियों राज्य की उदारवादी संकल्पना के अनुरूप है और इसमें यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। 55वां प्रश्न है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है
तो ये फिर से रिपीट है, राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का। साथियों, सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, तो इसका आंसर भी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है। ठीक है। 56वां प्रश्न है साथियों, किसका कथन था कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता? तो ये प्लूटार्क का कथन है। 57वां प्रश्न है, किसका कथन था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं? ये जेम्स प्रथम का कथन है। ठीक है। 58वां प्रश्न है, राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है? तो ये जेम्स प्रथम का कथन है। 59वां प्रश्न है, राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है? तो ये रॉबर्ट फिल्मर का कथन है। ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पैट्रियार्क। ठीक है। 61वां प्रश्न है, किसका कथन है मानव इतिहास के दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत या दैवीय समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था? ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, एक मात्रा एक्स्ट्रा लग गई यहाँ पे। तो ये गैटिल का कथन था। ठीक है। 62वां प्रश्न है, किसका कथन है ईश्वर ने आदमी को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, वह धरती का पहला राजा भी था और वर्तमान राजा इसी के उत्तराधिकारी हैं? तो ये रॉबर्ट फिल्मर का कथन है। ठीक है। और ये इनकी पुस्तक है पैट्रियार्क। 63वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है? तो हेनरी मैन। 64वां प्रश्न है, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है? ये किसका कथन है? ये सीई वाहन का कथन है। 65वां प्रश्न है, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है? तो ये जॉन रॉल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 66वां प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी तो उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु। 67वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ? तो आप जानते हैं साथियों, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का खंडन या इसके विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक संविदा सिद्धांत का उदय हुआ था, या ये सिद्धांत अस्तित्व में आया था। 68वां प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी भूमिका अदा की? तो ये संपत्ति है। 69वां प्रश्न है, किसके अनुसार राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है ब्लंट सली का कथन। 70वां प्रश्न है, किसके अनुसार राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? तो ये प्लेटो का है, आपको बता चुका हूं पहले। 71वां प्रश्न है, राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का है? तो ये कथन जे.एस. मिल का है। 72वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है तो जीवन की भौतिक दशाओं में? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 73वां प्रश्न है, मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था तो राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। 74वां प्रश्न है, राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है? ये किसका कथन? ये एंजल्स का कथन है साथियों। ठीक है, एंजल्स मार्क्स के सहयोगी रहे हैं। ठीक है। इसके बाद 75वां प्रश्न है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि किसने की? तो ये है पारिषदिक आंदोलन। साथियों, मध्य युग में चर्च सर्वोत्तम सत्ता का केंद्र था, राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है और इस विचार की जो पुष्टि है वो पारिषदिक आंदोलन ने की है। ओके। इसके बाद 76वां प्रश्न है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है? तो ये है अनुमोदन का सिद्धांत। साथियों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में किसी विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है। शांति पर्व में एक स्थान पर कहा गया है कि मानव समाज की सृष्टि के बाद बहुत दिनों तक सुख और शांति का काल रहा, लोग स्वभावतः धर्म का पालन करते थे और राज्य एवं कानून के बिना भी शांतिपूर्वक रहते थे। ठीक है। इसके बाद 77वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो ये ओपेनहाइम ने दिया था। ठीक है। और साथियों, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है द स्टेट। ठीक है, द स्टेट। इसके बाद 78वां प्रश्न है, लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया वह था? तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। इसके बाद 79वां प्रश्न है, समाजवाद का विशिष्ट घटक है तो उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। 80वां प्रश्न, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। काफी इंपॉर्टेंट है। 81वां प्रश्न, यह किसका कथन है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ओके। इसके बाद 82वां प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ठीक है, तो यह है राज्य। 83वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है? तो ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। ठीक है।
इसके बाद 84वां प्रश्न है, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं बनानी इच्छा है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये टी एच ग्रीन का कथन है। 85वां प्रश्न, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई, तो ये क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। इसके बाद साथियों 86वां प्रश्न है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो राष्ट्रीय चेतना का विकास, ठीक है। इसके बाद 87वां प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो यह है विकासवादी सिद्धांत, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है। 87वां प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? साथियों, तो यह है विकासवादी सिद्धांत, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का। 88वां प्रश्न है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई, तो एक क्रम जरूर ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों ने, ठीक है। इसके बाद इसके बाद 89वां प्रश्न है साथियों, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज रक्त संबंध को जन्म देता है? इसके बाद साथियों 87वां प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो ये विकासवादी सिद्धांत है, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है। 88वां प्रश्न है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई, तो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों ने, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा। 85वां प्रश्न साथियों, कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो कई बार इसको बता चुका हूं, विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। सर्वमान्य है, नवीनतम सिद्धांत है, क्रमिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है, और यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास से हुई है। 86वां प्रश्न है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है, तो साथियों रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, ठीक है, और राजनीतिक चेतना है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। 87वां प्रश्न, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? मैकाइवर का कथन है। 88वां प्रश्न, किसका कथन है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं? तो ये गार्नर का कथन है। 89वां प्रश्न, किसका कथन है, राज्य क्रमिक और स्वाभाविक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया है? तो ये गार्नर का कथन है। 90वां प्रश्न है साथियों, किसका कथन है कि राज्य इतिहास की उपज है? तो ये बर्गेस का कथन है। 91वां प्रश्न है, किसका कथन है रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे, समूह को एकता और उसके कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी? तो ये गेटल का कथन है। 92वां प्रश्न है, किसका कथन है कुटुंब का संग उतना ही धार्मिक था जितना वह स्वाभाविक? तो ये गिलक्राइस्ट का कथन है। 93वां प्रश्न है, किसका कथन है प्रथम शासक एक भाग्यशाली योद्धा था? तो ये वॉल्टेयर का कथन है। 94वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति युद्धों से हुई? किसका कथन है? तो ये डेविड ह्यूम का कथन है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आशा करता हूं ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे ये प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।